नमस्कार, मैं हूं शेख मोइनुद्दीन। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज का विषय है वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों के बारे में जानकारी। हम पिछले वीडियो में देखे थे स्वर, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर कितने हैं और स्वरों का मूल स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, गुरु स्वर क्या है और आहा इसे हम क्या कहते हैं, आयोगवा कहकर हम पढ़ चुके थे। स्वरों के बारे में मुकम्मल जानकारी मिल चुकी थी। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन भी एक हिस्सा है। कुल मिलाकर व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। असल में तो जैसे 11 स्वर प्लस 2 आयोगवा इज इक्वल टू 13 स्वर, वैसे ही 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन। वो अतिरिक्त व्यंजन क्या है मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 39। कुल मिलाकर 52 वर्ण बन रहे हैं। अब हमारे हिंदी में कितने वर्ण बन रहे हैं? 52 वर्ण बन रहे हैं। तो यहाँ पर व्यंजन के अंतर्गत हम 33 वर्ण जो है, इन 33 वर्णों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 33 वर्ण इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, नी, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये कुल मिलाकर 33 वर्ण है। इन 33 वर्णों में अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, नासिक क्या है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ से है, ये सब हम जानेंगे। व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन की परिभाषा देखिए, उच्चारण के लिए, इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए व्यंजन से पहले या पीछे, पहले या बाद में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन से पहले या बाद में स्वरों की सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए हम क को देखेंगे। क असल में व्यंजन इस प्रकार होता है। इसे, ये जो चिन्ह है, इसे हम क्या कहते हैं? हलंत चिन्ह कहते हैं। हलंत चिन्ह, हलंत कहते हैं। ये क जैसे तेलुगु में नकारम कहते हैं ना, ऐसा ही होता है। क प्लस अ स्वर मिलाने से वो क बन जाता है। क प्लस अ इज इक्वल टू क, जैसे तेलुगु में। समझ में आ गया ना? वैसे ही ख, इसको भी हलंत होता है। असल में असल व्यंजन को हलंत होता है। उसमें अ स्वर मिलने से वो व्यंजन का परिवर्तन होकर ख के रूप में अ की आवाज हमारे सामने आती है। समझ में आ गया ना? ऐसे ही बाकी के वर्ण भी, पूरे व्यंजन भी बने हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर त प्लस अ इज इक्वल टू ट। ये जो स्वर है, स्वरों का मेल से ये व्यंजन उत्पन्न होते हैं। स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। उच्चारण क्या किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। हाँ, समझ में आ गया ना? तो देखिए, व्यंजन को हलंत लगाते हैं पहले। असल में व्यंजन को क्या होता है? हलंत लगा हुआ रहता है। उसको स्वर मिलाकर हम क्या कहते हैं? क कहकर उसकी स्वर की आवाज से उच्चारण में हम
स्वर को मिला लेते हैं, इसी को व्यंजन कहा जाता है। हाँ, तो देखिए और एक बार, स्वर तो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, ये हम पहले ही जान चुके हैं, स्वरों के बारे में हम पढ़ चुके थे। और इन व्यंजनों का उच्चारण कैसा होता है, देखिए ये किसी न किसी अवयव को टकराकर बाहर निकलते हैं। हाँ, ये शब्दों का उच्चारण जब ध्वनि बाहर निकलती है उस समय हमारे शरीर के अवयव जैसे कंठ से लेकर ओंठ तक, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओंठ, ऐसा कंठ से लेकर ओंठ तक और नासिक्य, नासिक मीन्स नासिका, नासिका को टकराकर ये बाहर निकलते हैं, इसी को हम व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं? यहाँ पर कुल व्यंजन 33 है। व्यंजनों को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कहकर 5 वर्गों में भी बांटा गया है। और यहां पर देखिए ये जो क है इसको हम नंबरिंग दे देंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। वैसे ही ये जो लावा है इसको 6 नंबर और इसको हम 7 नंबर दे रहे हैं। हाँ, तो इन 7 भागों में, व्यंजनों को 7 भागों में यहां पर बांटा गया है। इन 7 भागों में कौन से भाग अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, देखेंगे। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या क्या है देखिए, ये जो 1 नंबर का वर्ण जो भी है और 3 नंबर का वर्ण जो भी है और 5 नंबर का वर्ण और ये जो 6 नंबर का वर्ण है, इसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आते हैं? क, ग, ञ, च, ज, नि, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर कितने हैं? ये तो हो गए 5, 5 10, 5 15 और 4, 15 और 4 19, टोटल 19 वर्ण, 19 व्यंजन यहाँ पर अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण, महाप्राण का अर्थ क्या होता है? महाप्राण का अर्थ होता है जब स्वरों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण होता है, वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के समय जब अधिक श्वास निकलता है, हमारे कंठ से, हमारे मुंह से, हमारे नाक से अधिक श्वास निकलता है, उसी को हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के अंतर्गत 2 नंबर के और 4 नंबर के और 7 नंबर के वर्ण यहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण? 5 5 10, 14 वर्ण, कुल मिलाकर 14 व्यंजन कौन से आते हैं? महाप्राण के आते हैं। इतना ही नहीं, हम ये अल्प प्राण में ये जो नासिक्य जो है ना, पांचवा वर्गीकरण में 5वां भाग जो है ना, इसको हम नासिक्य भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए न्य, नि, न, न, म को हम नासिक्य भी कहते हैं। ये अल्प प्राण के साथ साथ नासिक्य है, मतलब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक से होता है। जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो नाक से भी कुछ न कुछ थोड़ी सी सांस बाहर निकलती है, इसी को हम नासिक्य कहते हैं। ये नासिक्य है।
ये जो अल्प प्राण 1 3 5 6 अल्प प्राण है और 2 4 7 ये महाप्राण के अंतर्गत लिए गए हैं। ये जो ट वर्ग है ना, लंबाई में नहीं, अब लंबे में नहीं, आड़े में देखिए, आड़ी लाइन में देखिए, ट ठ ड ढ न, ये ट ठ ड ढ न जो अक्षर है, ट ठ ड ढ न जो वर्ण है, हम इसको क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ढ न इसे हम उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्यों उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है? उक्षिप्त व्यंजन का अर्थ होता है अक्षर को, वर्ण को उठाकर फेंकना। वर्ण की आवाज को उच्चारण करते समय हम उसे उठाकर फेंक देते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ। ऐसे समय हमारी ये जो जबान है, टंग जो है, हमारी जिह्वा जो है, ये हमारे तालू को टकराती है। तालू का अर्थ क्या होता है? तालू का अर्थ ये है, ये जबान के बिल्कुल ऊपरी हिस्सा, जबान की आसमान, जबान का आसमान जो है वो तालू कहलाता है। तालू को टकराती है और उठाकर जबान ऐसे फेंक देती है। ट, ठ, ड, ढ, न। समझ में आ गया ना? इसलिए हम इसको उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उक्षिप्त व्यंजन। या, र, ला, वा। हाँ देखिए, य, र, ला, वा, इन 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ कहकर भी इन 4 वर्णों को कहा जाता है। या और वा का उच्चारण कैसे होता है? देखिए, या और वा का उच्चारण किस प्रकार होता है? हम क्या कहते हैं? या और वा को अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। सांस को रोकने के लिए ये अक्षर जो है, ये वर्ण जो है या वा, श्वास को रोकने के लिए, श्वास को रोकने के लिए प्रयत्न तो करता है, लेकिन असफल होकर फेंक देता है, मतलब छोड़ देता है। इसलिए इसे अर्ध स्वर कहा है। या वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। रा, ये जो रा है, रा का जब हम उच्चारण करते हैं उस समय हमारी जीभ जो है, जबान जो है, जिह्वा जो है, ये कहाँ रगड़ती है? मूर्धा को रगड़ती है। सर ये मूर्धा क्या है? मूर्धा का अर्थ होता है ये जो हमारे दांतों का ऊपरी हिस्सा, तालू का निचला हिस्सा। तालू का अर्थ क्या है? जबान के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा। तालू का अर्थ जबान का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा, जबान की छत जो है उसको तालू कहते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? ये जो दांत जो है, दांतों का ऊपरी हिस्सा और तालू का निचला हिस्सा, दोनों के बीच का हिस्सा। समझ में आ गया? मूर्धा और दांतों के बीच में जो हिस्सा है उसी को हम कहते हैं। जैसे हमारे दांत के ऊपर जो मसोड़े हैं ना, ये मसोड़ों के पिछला हिस्सा, अंदर का हिस्सा, मसोड़ों के अंदर का हिस्सा उसको टकराती है। जीभ रा का शब्द हम निकालते हैं तो ये हमारी जबान जो है, ये दांतों के ऊपरी हिस्से, वहाँ पर जो मांसपेशियां हैं उन मांस को टकराकर ये कंपन लेती है, कांपने लगती है जबान। र जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये मूर्धा को रगड़ने से ये अक्षर निकलता है, ये वर्ण की आवाज निकलती है। और ला, समझ में आ गया? ये रा वर्ण मूर्धा को टकराता है, मूर्धा को टकराकर कंपन होता है, कांपने लगता है। ला, ये ला वर्ण के बारे में देखेंगे। ला
एक इस प्रकार का व्यंजन है। इसका उच्चारण करते समय जीभ, हमारी जबान, जिह्वा जो है ये कहाँ पर टकराती है, कहाँ पर टकराती है, मूर्धा के ऊपर तालु को टकराती है, तालु को छूती है। ला ला ला, ये जो मूर्धा के ऊपरी हिस्से जबान के छत पर तालु को छूती है, तालु, तालु को छूकर इसका उच्चारण निकलता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए, शे श स ह, शे श स ह। शे को ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम शिरोरेखा ऊपर आना चाहिए कहे तो ऐसा लिखना होगा, अगर ऐसा लिखने पर शिरोरेखा इसके ऊपर नहीं आएगी। शे श स ह, ये 4 ऐसे वर्ण है, इसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? हाँ, जब इनका उच्चारण होता है उष्ण निकलता है। जो हमारे शरीर के अंदर से, हमारे अंदर से गर्म हवा निकलती है, ऊष्म, ऊष्म निकलता है। शे श स ह, इस प्रकार अधिक से अधिक श्वास भी निकलता है और वो थोड़ा गर्म भी होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहकर भी कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? ये था व्यंजनों के बारे में कंप्लीट जानकारी। और अगले वीडियो में हम रेफ की मात्रा और ये अतिरिक्त व्यंजन जो है, अतिरिक्त व्यंजन के बारे में, और संयुक्त व्यंजन भी है, संयुक्त व्यंजन के बारे में। रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा मीन्स रा की मात्रा, जो हमारे हिंदी में 3 प्रकार की रा की मात्राएं हैं और वो कहाँ पर कैसे उपयोग किया जाता है, ये रेफ की मात्रा के बारे में, और संयुक्त व्यंजनों के बारे में, और अतिरिक्त व्यंजन 2 है, उन अतिरिक्त व्यंजनों के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।